मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों, किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। बाबूजी ने कभी मदिरापान नहीं किया, तो बहुत से लोग आश्चर्य होते थे कि आप शराब पीते नहीं तो मधुशाला कैसे लिख दिया आपने। और काफी इसका विरोध भी हुआ उस जमाने में। ऐसा विरोध हुआ कि मधुशाला जो है वो जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी है, इसको गुमराह कर रही है। और बात होते होते ये गांधी जी तक भी पहुंच गई, महात्मा गांधी जी के साथ। तो गांधी जी ने बाबूजी को बुलाया और कहा, पढ़ो क्या लिखा है तुमने। तो उन्होंने पढ़ के सुना। उन्होंने कहा इसमें तो कोई खराबी नहीं है। तो बच गए बाबूजी, उन्होंने कहा। लेकिन ये बात उनको कई बार आती रहती थी कि आप पीते नहीं हैं तो कैसे लिखते हैं आप। तो बाबूजी ने अपने एक संस्करण में परिशिष्ट में लिखा है उन्होंने कि अचानक उनको याद आया कि वो कायस्तों के कुल में पैदा हुए थे। कायस्त जात होती है, पता नहीं आप में से कोई हम यहाँ पर राजू से तो कायस्तों के कुल में पैदा हुए, जो कि पीने के लिए बहुत मशहूर थे और प्रसिद्ध थे। और पृथ्वीराज चौहान जब अंधे किए गए और शहाबुद्दीन गौरी के दरबार में उनको लाया गया, अंधे होकर के उनको शब्द वेदी बाण चलाने की जब बात हो रही थी, तो उस समय चंद बरदाई जो कि दरबार में थे, उनकी एक रोसो छपी थी, जिसमें एक छप्पे में उन्होंने बयान किया था कि अलग अलग जाति के लोगों को अगर प्रधान बना दिया जाए, अलग अलग जाति के लोगों को अगर प्रधान बना दिया जाए तो उनका व्यवहार कैसा होगा। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि ऐसे मन से उन्होंने सोचा, अभी याद नहीं क्या था वो रासो, कि क्षत्रिय होए प्रधान खाए खंडव दिखरावे। क्षत्रिय को अगर आप प्रधान बनाएंगे देश का तो खाएगा और खंडव यानी तलवार दिखाएगा। साहू होए प्रधान भरे घर राज थमावे। बनिया को अगर बनाएंगे आप प्रधान तो वो अपना घर भरेगा और राज किसी और को थमा देगा। और कायत होए प्रधान हो निसी रहे पियंतो। तो दिन भर जो है वो पीता ही रहेगा कायस्त। तो वहां से उन्होंने लिखा कि मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला। मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला कि मेरे तन के लोहू में है 75% हाला। और पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर। पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर। मेरे दादों परदादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। फिर मृत्यु के ऊपर भी उन्होंने लिखा था, थोड़ी सी गंभीर है वो बातें, यम के ऊपर कि यम आएगा साकी लेकर हाथ लिए काली हाला। पी न होश में फिर पाएगा सुरावी सुध ये मत वाला। ये अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला है। पथिक प्यार से पीना इसको, फिर न मिलेगी मधुशाला। हमारे यहाँ जब मृत्यु होती है तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। उसमें भी लिखा है कि मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला।
तुलसी मेरे होंठ पे मत रखिएगा, प्याला रख दीजिएगा। और मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला, गंगा जल की जगह हाला रखिएगा। मेरे शव के पीछे चलने वालों, याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। और मेरे शव पर वो रोए हो जिसके आंसू में हो हाला, मेरे शव पर वो रोए हो जिसके आंसू में हाला। आह भरे वो जो हो सुरभित, मदिरा पीकर मतवाला। दे मुझको वे कंधा जिनके पद मद डगमग होते हैं, दे मुझको वे कंधा जिनके पद मद डगमग होते हों, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। और चिता पर जाए उंडेला, पात्र न घृत का पर प्याला। और चिता पर जाए उंडेला, पात्र न घृत का पर प्याला। घंट बंधे अंगूर लता पर, मध्य न जल हो पर हाला। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, मेरा तो ऐसे करना कि पीने वालों को बुलवाकर खुलवा देना मधुशाला। ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी थॉट था उस जमाने में। नहीं तो गुनगुना नहीं पाएंगे सर। पहुंचा देता मधुशाला। दरअसल मुझे भी, लेकिन कुछ अंश आपको देखकर भी भूल सकते हैं लोग, लेकिन सब जो यहाँ पर आपको जुबानी सुना रहे हैं कि मधुशाला याद है, लेकिन अमिताभ बच्चन के सामने जब उन पंक्तियों को सुनते हैं तब उसका एहसास दोगुना हो जाता है। दरअसल बात यही है, यही बात है। मधुशाला बहुत ही प्रचलित रही, लेकिन बाबूजी का काम जो है वो तो आप जानते हैं बहुत ही विस्तार में था। पढ़ाते थे इंग्लिश लिटरेचर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और लिखते थे हिंदी में कविता। और पीएचडी भी उन्होंने किया था कैम्ब्रिज से 1952-54 में। शायद वो पहले भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में कैम्ब्रिज से पीएचडी की थी। W.B. येट्स जो कि आयरिश बहुत ही प्रख्यात कवि हैं, उनके ऊपर W.B. येट्स एंड ओकल्टिज्म। येट्स ओकल्ट में बहुत मान्यता रखते थे, उसके ऊपर उन्होंने शोध किया था। और जब भी वो 2 साल में उन्होंने वो पीएचडी की, जबकि हालांकि 4 साल लगते हैं। और पीएचडी करते समय भी उन्होंने तकरीबन 200 कविताएं लिखी वहां पर। एक पूरी डायरी लिखी उन्होंने अपनी, जो कि उनकी आत्मकथा की एक हिस्सा बन गया है। 4 वॉल्यूम्स में उनकी आत्मकथा है, तो बहुत ही लेखन किया हुआ है उन्होंने। और हमारा समय उनके साथ बहुत कम गुजरा। ये अब बहुत दुख की बात होती है कि थोड़ा समय और मिलता है उनके साथ, उनके मन को समझने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए। बहुत सी ऐसी बातें थीं जो कि अब जब पढ़ता हूँ तो सब याद आती हैं। बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जो कि जिनका जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से लगा हुआ है। आजकल हम देखते हैं बहुत सब भाग दौड़ की जिंदगी लगी रहती है, सब लोग भाग दौड़ में इधर से उधर भाग रहे हैं। उसके ऊपर भी एक कविता थी कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। ये देखिए, कविता की एक बड़पन होता है जहां पर जो आप व्यक्त करना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक मूवमेंट भी सुनाई दे। तो जब बाबूजी से पढ़ा करते थे तो ये दिखाना चाहते थे कि क्योंकि ये जीवन है आपाधापी, भागदौड़ मची हुई है, एक रश ऑफ लाइफ है ये। तो वो इसकी पहली जो पंक्ति वो इस तरह होती कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। इसमें लगता था बोल करके कि बहुत तेजी से रफ्तार से जीवन चल रहा है। तो जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहां पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में।
कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहां क्या करूं यहां जाऊं किस जहां। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। यूं बाहर की ठेला पेली ही क्या कम थी, जो भीतर भी भावों का हुआ पो मचा। यूं बाहर की ठेला पेली ही क्या कम थी, जो भीतर भी भावों का हुआ पो मचा। जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठने कि मेला जितना भड़कीला रंग रंगीला था, मानस के अंदर उतनी ही कमजोरी थी। मेला जितना भड़कीला रंग रंगीला था, मानस के अंदर उतनी ही कमजोरी थी। जितना ज्यादा संचित करने की ख्वाहिश थी, उतनी ही छोटी अपने कर की झोरी थी। जितना ही ठहरे रहने की थी अभिलाषा, उतना ही रेले तेज ढकेले जाते थे। क्रय विक्रय तो ठंडे दिल से हो सकता है, ये तो भागा भागी की छीना छोरी थी। अब मुझसे पूछा जाता है क्या बतलाऊं, क्या मान किंचन बिखराता पथ पर आया। वह कौन रतन अनमोल मिला ऐसा मुझको, जिस पर अपना मन प्राण निछावर कराया। ये थी तकदीरी बात, मुझे गुण दोष न दो। जिसको समझा था सोना वह मिट्टी निकली, जिसको समझा था आंसू वह मोती निकला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं। इसी तरह कविता चलती जाती है आगे। और कई कविताएं पाठ्यक्रम का भी हिस्सा होती हैं। बाबूजी की कई कविताएं हैं जो बच्चे पढ़कर बड़े होते हैं, चाहे वो बाट की पहचान करनी हो, संबंधों के बारे में कहा जाए। एक कविता अगर आप मेरे निवेदन पर सुना दें, इस पार प्रिय मधु है तो। वो लंबी है बहुत कविता, कुछ पंक्तियां उसकी, कुछ हल्की फुल्की चीजें आपको सुना देता हूं। और आपने नौकरी की बात की थी, कलकत्ते जाकर के नौकरी की। देखिए जी 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 मान्यवर, मेरे पास रात भर नहीं है। तो हमारे ज़माने में मैं 1958 की बात कर रहा हूँ। घर में ऐसा वातावरण होता था कि अब लड़का स्कूलिंग हो गई, अब स्कूल के बाद कहाँ जाना चाहिए, तो हमेशा ही रहता था कि ग्रेजुएट एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। ग्रेजुएट हो जाओ यार। आजकल के नौजवान तो 5-6 साल की उम्र से बता देते हैं कि उनको क्या करना है। और यहाँ पर सब बहुत ही विख्यात और शानदार क्रिकेट के महारथी बैठे हुए हैं। इनको और कहीं ना कहीं इनके मन में आया होगा कि हम जाकर के क्रिकेट खेलेंगे, और बहुत पहले से तैयारी कर दी। हमारे ज़माने में ये था कि माँ बाबू जी कहते थे ग्रेजुएट हो जाओ। तो मैंने सीनियर कैम्ब्रिज किया था, उसके बाद ग्रेजुएशन किया 3-4 साल यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लेकिन उसके बाद जब नौकरी ढूंढने गए तो कहीं मिले नहीं, और एक तरह से बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन रहती थी, क्या करें, ग्रेजुएशन हो गया, कहाँ नौकरी मिलेगी। तो हम लोग साथीगण सब बैठ करके यहीं दिल्ली के कॉफ़ी हाउस में बैठ करके कोसते थे, यार ग्रेजुएशन हो गया, कहीं नौकरी नहीं मिल रही, क्या किया जाए। एक दिन एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा यार ऐसा है, गलती हमारी नहीं है, गलती हमारे माता पिता की है। और गलती यह है कि उन्होंने हमें पैदा क्यों किया यार, दिस इज द प्रॉब्लम। पैदा किया इस वजह से आज हम लोग। मुझे लगा कि ये बहुत सही बात बोल रहा है। और जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार बाबूजी के सामने में गया। कभी भी उनके सामने मैंने ऊंचे स्वर में बात नहीं की। मैंने कहा आज मुझे पता चल गया है कि वजह क्या है इन सब बातों की, आपने मुझे पैदा क्यों किया था। बाबूजी शांत रहे, कुछ बोले नहीं। और हम विलिंगडन क्रेसेंट में, जो कि अब उसका नाम शायद बदल गया है, मदर टेरेसा क्रेसेंट हो गया है, 3 मूर्ति के बगल में मकान था, वहाँ वो सुबह सुबह 4 बजे घूमने जाया करते थे। पीछे डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, अब तो बहुत सारी एम्बेसीज बन गई वहाँ पर, पहले जंगल बियाबान होता था वहाँ। और वो 4 बजे उठ करके वो जब जाने लगे तो वो मुझे उठाते थे पढ़ने के लिए। तो एक कागज़ छोड़ गए बिस्तर पर, और मैं जब उठा तो मैंने देखा कि उन्होंने एक छोटी सी कविता लिख करके, जो रात को मैंने उनसे कहा था, उसके उत्तर में उन्होंने ये कविता लिखी। उन्होंने लिखा कि ये कविता है
कि जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था। जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था, और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया। और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया था, और मेरे बाप को उनके बाप ने बिना पूछे उन्हें, और उनके बाबा को बिना पूछे उनके बाप ने उन्हें। जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, आज भी है, शायद ज्यादा, कल भी होगी, शायद और ज्यादा। तुम ही नई लीक रखना, अपने बेटों से पूछकर उनको पैदा करना। अमित जी, आप खुद उस ओर इस पूरी चर्चा को मोड़ कर ले गए हैं, पुरखों तक चले गए हैं, बाप बेटे के रिश्तों पर चले गए हैं। तो आपके बाबूजी के साथ आपका रिश्ता और अभिषेक के साथ आपका रिश्ता, बाप बेटे के ये दो रिश्ते कितने अलग हैं? बाबूजी के साथ थोड़ा सा ठहराव था, भय भी था, क्योंकि वो निरंतर अपने कमरे में बैठ के लिखा करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे, और ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं होती थी। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तब थोड़ी बहुत उनके साथ मुलाकात होने लगी। बहुत सी ऐसे वाक़ये थे उनके साथ जो हमने साथ में बिताए। बहुत सी गुण उनके थे जो स्कूल में जब मैं पढ़ता था, मैं शेरवुड कॉलेज में था जो कि नैनीताल में है, बोर्डिंग में, वहाँ जो एनुअल ड्रामा होता था उसमें मैं भाग लेता था। एक साल में भाग लिया तो मुझे बेस्ट एक्टर का उसमें पुरस्कार मिला, और अगले साल फिर उसमें मैं जो प्ले करने वाला था उसमें भी ऐसी उम्मीद थी कि मुझे फिर से बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलेगा। लेकिन उसके 2 दिन पहले मुझे मीजल्स हो गया और भाग लेने से मुझे इनकार कर देगा। मैं 14 वर्ष की उम्र है, उस समय आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बुरा लगता है। तो मैं वहाँ स्कूल के ही अस्पताल में था, और हम लोग माता पिता को बुलाते थे, फाउंडर्स डे होता था, माता पिता सब दिल्ली से आते थे, देखते थे हमारा कार्यक्रम। तो वो आकर के हमारे साथ हॉस्पिटल में बैठे, और उस दौरान बैठे जबकि मैं सुन सकता था कि नीचे प्ले जो है वो हो रहा है जिसमें मुझे भाग लेना था, और वो 3-4 घंटे वो मेरे से बस बात ही करते रहे, मन मेरा उधर न लगे। उस समय उन्होंने बहुत ही गुण की बात बताई कि देखो, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। और ये मेरी समझ में नहीं आता था कि मन का ना हो तो ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा जो मन का ना हो इसका मतलब वो ऊपर वाले के मन का हो रहा है, और वो तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेगा, इसलिए अच्छा हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं, पूरी रात निकल जाएगी बात करते हैं। इसीलिए वो रिश्ता और अभिषेक के साथ आपका रिश्ता, यानी पिता के तौर पर। अमित जी, जब मैंने विवाह किया तो मैंने सोचा कि अगर यदि मुझे कभी पुत्र होगा तो वो मेरा मित्र होगा, और मैंने हमेशा अभिषेक को अपना मित्र माना है। और मैंने एक किताब में पढ़ा कहीं, शायद इमरान भाई को पता होगा, शायद पठानों में शायद ये किताब निकली थी पाकिस्तान के ऊपर, जहाँ पर ये बहुत ही अच्छी कहावत है कि जब बेटा जो है वो बाप के जूते पहन लेता है तब वो बेटा नहीं होता, उसका मित्र बन जाता है। तो मैंने यही सोचा कि तो अब वो मेरी पैंट कोट सब पहन लेते हैं और जूते भी पहन लेते हैं, मैं उनकी चीज़ें अब चुराता हूँ। तो मेरा रिश्ता उनके साथ एक मित्र का है और हमेशा रहेगा। बाबूजी के साथ ये रिश्ता अलग था, थोड़ा सा भय भी था जैसे कि मैंने कहा, और लेकिन आगे चल करके बहुत ही घनिष्ठ हो गया रिश्ता। वक्त की बात है, कहाँ रही वो की पीने वाले, कहाँ रही वो मधुशाला, इसी तरह समझ लीजिए आप। क्योंकि बाबूजी यहाँ सरकार में नौकरी करते थे तो घर वर चलाने के लिए कभी कभी जो साधन थे वो पूरे नहीं हो पाते थे, तो रात बिरात वो कभी सम्मेलनों में जाया करते थे और वहाँ से 500-1000 रुपये कमा करके वो आते थे। रात के 3-4 बजे वापस आते थे, फिर सुबह 8 बजे फिर दफ्तर जाते थे। और जब सुबह 3-4 बजे आए तो मैं ही दरवाज़ा खोलता था और मैं उनसे कहता था, बाबूजी क्या करते हैं आप इतनी देर से? बेटा पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है,
तो मैं उसको ये ध्यान में रहा। फिर मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गया और फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद मैं 2-2, 3-3 शिफ्टें करता था, सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक, 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक और 10 बजे रात से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। तो 6 बजे जब हमारा शिफ्ट खत्म होती थी और मैं घर आता तो बाबूजी दरवाज़ा खोलते थे, कहते बेटा ये कोई वक्त है आने का? मैं कहा बाबूजी पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता। अभिनय तो हमने देखा आपसे अभिषेक, लेखनी जो है आपके बाबूजी लिखते थे। मुझे ध्यान आता है कि एक एड फिल्म की एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है जिसमें आपका योगदान है। अपनी स्क्रिप्ट्स आप आजकल क्या जब भी आप करते हैं उसमें तो लोग बाहर पहरेदारी करते हैं। मुझे तो सिर्फ कौन बनेगा करोड़पति का अनुभव है। जब हम लोग ये सोचते हुए आते थे वहां पर एक एक्सपर्ट के तौर पर कि वो सुबह से लेकर रात तक की शिफ्ट लगा दी है, पता चला अमिताभ बच्चन 2 घंटे पहले से हैं और अपनी सारी स्क्रिप्ट देख रहे हैं और हमारे बाद जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लिख नहीं पाता हूँ और मैंने कभी इतनी बदतमीजी की भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं समय पे मुझसे कहा गया पहुँचने को तो समय पे पहुँचना चाहूँगा। और स्क्रिप्ट क्योंकि लिखा है, क्योंकि उसको अभी हमने कैमरा के सामने उसको निभाना है तो उसको पढ़ना चाहिए, बस इतना ही करता हूँ मैं। लेकिन श्वेता लिख रही हैं आपकी बेटी? जी, वो अभी एक अखबार में एक कॉलम लिख रही है। जी, अच्छा लगता है उनको पढ़कर? बहुत अच्छा लगता है। आपके परिवार को लेकर एक बहुत दिलचस्प टिप्पणी की है शाहरुख खान ने अभी कि मुझे उनका सेंस ऑफ ड्रेसिंग बड़ा अच्छा लगता है, हमेशा टिप टॉप रहते हैं। क्या अमिताभ बच्चन का परिवार कभी खुशी कभी गम तरह का है, जिसका एक पोस्टर हम देखते हैं? बहुत लोग अपने परिवारों के फोटोग्राफ्स वैसे खिंचाते हैं ताकि घर में लगा सकें। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? एक टिप मैं जानना चाह रही हूं कि ये जो अमिताभ बच्चन की शख्सियत है जो हम यहाँ पर सुन रहे हैं कि अच्छा वो भी जब घर की घंटी बजाते थे तो पापा दरवाजा खोलते थे, क्या बातचीत होती थी, लगता है इंसान। नहीं, मैं पूरी कर लूं। मैं आपके सामने तो सब नर्वस होते हैं अमित जी, हम लोग तो छोड़, माफ कीजिए इतना। तो जो शाहरुख खान की टिप्पणी है आपके परिवार को लेकर कि मुझे बड़ी अच्छी लगती है उनकी सेंस ऑफ ड्रेसिंग, हमेशा टिप टॉप रहते हैं सारे घर पे। वो खुद भी तो टिप टॉप रहते हैं एकदम। अब जहाँ देखिए उनको, आप हमेशा टिप टॉप। आप बहुत से लोग सहमत है कि नहीं मुझसे? आप लोग आप ये तो पूछ लेते, आप किस बात से सहमति पूछ रहे हैं? अभी तो आप कुछ भी बोलकर बोल देंगे, सब सहमत हो जाएंगे आपसे। शाहरुख के बारे में पूछ रहे हैं, सब टिप टॉप रहते हैं हमेशा। इनसे ही कहते हैं कुछ सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबको सवाल पूछ पाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग जरूर अपने सवाल पूछ सकते हैं। क्या आप सरहद पार से सवाल चाहेंगे? वसीम अकरम, शोएब अख्तर कहीं से हमारे साथ। इंडिया में तो हेलो जी, इंडिया में तो आपको देख के लोग मेस्मराइज होते ही हैं। आपके इससे ज्यादा फैन पाकिस्तान में है। मुझे याद है जब मैं था अबाउट 10-12 साल का, आपकी फिल्म आनी थी, एक बड़ी फेमस फिल्म कालिया। तब 3 VCR की कैसेट होती थी, 3 कैसेट्स आती थी। VCR जब नया नया आया था तो हमने उस फिल्म का, बच्चों ने, उस मोहल्ले के बच्चों ने कोई 3 महीने वेट किया। फिर वो VCR किसी से किराए पे लिया, फिर वो फिल्म हमने कम से कम नहीं तो 20 दफा देखी, पूरा दिन पूरी रात लगा के। इतने बड़े इनके फैन थे। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको याद होना चाहिए कि आपके इस मुल्क के तो फैन हैं, उस मुल्क में आपके बहुत बड़े फैन हैं। उनके लिए कोई मैसेज आप जरूर दीजिएगा। मेरा देखिए, दरअसल पारिवारिक रिश्ता है, बहुत से लोगों को शायद पता नहीं है। मेरी माता जी सिख परिवार से हैं और वो, उनकी पैदाइश हुई लायलपुर, जो कि अब फैसलाबाद हो गया। उनकी शिक्षा जो हुई वो लाहौर में हुई, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो लाहौर में थे, उसके बाद कराची में बारट लॉ थे, वो लॉयर थे। और जब मैं 2 साल का था तब मेरी माता जी मुझे ले गई थी वहाँ। पाकिस्तान की ज़्यादा याद नहीं है मुझे, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग वहाँ अपना स्नेह प्यार मुझे देते हैं और मैं अपनी तरफ से उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अब क्योंकि मौका मिला है तो मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जब मैं कुली की शूटिंग में घायल हुआ था, उस समय जितनी दुआएं मुझे यहाँ से मिल रही थी उतनी ही दुआएं मुझे पाकिस्तान से मिल रही।
और मुझे याद है कि एक ख़ास वाक़या था जो कि मुझे जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला बताया गया कि एक छोटा बच्चा था जो कि एक छोटे से गांव में रहता था पाकिस्तान में, और वो हर रोज़ कोई 12-15 किलोमीटर दौड़ के शहर आता था, सिर्फ ये अखबार की खबर देखने के लिए कि मेरी तबीयत कैसी है, और फिर वो वापस चला जाता था। छोटा बच्चा था, कोई 4-5 साल का। तो उन सबको ये मेरे ऊपर एक कर्ज है, और मैं समझता हूं कि इन सब दुआओं की वजह से मैं आज आपके सामने बैठा हूं, और मैं चाहता हूं कि ये कर्ज मेरे ऊपर बना रहे, क्योंकि ये बहुत अच्छा कर्ज है। लोगों की दुआएं जो हैं वो मेरे साथ हैं। ये कर्ज बढ़ेगा। जितने भी पाकिस्तान में चाहने वाले हैं मेरे, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहें, ये कर्ज बढ़ेगा आप पर जी, बढ़ेगा ये कर्ज, दुआएं बढ़ेंगी, सबकी दुआएं हैं और वो बढ़ती जाती हैं हर रोज से। यूं ही आपको महानायक सदी का कहा गया, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि आप युगों युगों। अच्छा, इन शब्दों का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, अमित जी, आपको लगता है कि आपके लिए, आपसे जब भी कोई मुलाकात करता है तो आपके लिए कविताएं लिखकर लोग लाते हैं, वो किसी आवश्यकता की वजह से लाते हैं? वो दिल से आती है बात? और सवाल सर, कौन भालो सर, आई वांट टू आस्क यू अ वेरी हाँ, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप उसका उत्तर मतलब आप दे देंगे अपने स्टाइल में। हालांकि कोई भी सवाल सिंपल होता नहीं है दुनिया में। सर, मैं पहले ही बोल दिया कि बहुत सिंपल सा कॉम्प्लेक्स सवाल है कि एक सिंगर आप जैसी इतना बेस बैरिटोन वाला आवाज़ किस तरीके से हासिल कर सकता है? बचपन में तो उसके पास ऐसी आवाज़ हो नहीं सकती है। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो कैसे कैसे उसकी बैरिटोन इस तरीके से इम्प्रूव हो सकता है? अगर थोड़ा सा कुछ, अगर इसको सीक्रेट अगर थोड़ा हमारे साथ शेयर कर दे। आई प्रॉमिस यू टू स्टे इन दिस रूम, ओनली आई विल टेक इट आउट। मान्यवर, इस सवाल का उत्तर आपको मेरे माँ बाप जी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि पैदाइश उनकी है, मैं उनकी पैदाइश हूँ, और पैदाइशी जो कुछ भी मुझे उनसे मिला उसी को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोई ऐसा मैंने खास कार्यक्रम नहीं किया अपनी आवाज़ पर जिसके लिए। थैंक यू सर। कुछ गुनगुनाने का बिल्कुल इरादा नहीं है मेरा। बहुत, अगर सब मिलकर रिक्वेस्ट करें। नहीं। जी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंज गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी की सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा मैं खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफज, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। संजय जी कुछ। हेलो, आवाज़ आ रही है सर? हेलो सर, मैं तो कोई सवाल नहीं है मेरा, मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। एक बार मैं भूतनाथ के सेट पर नहीं, आप दिल्ली आए थे शूटिंग के बाद फिल्म प्रमोशन के लिए मैं आपसे मिला था, तो मैंने एक सवाल किया था आपसे गाने के ऊपर, नीला आसमां सो गया फिल्म सिलसिला का। तो आपने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी कि वो गाना कैसे वो आपने गुनगुनाया और कैसे उसको, वो कोई फोक सॉन्ग था। जी। तो वो कई लोगों तक पहुंची नहीं है बात, कभी अखबारों में नहीं छपा, कभी किसी पत्रिका में बात नहीं छपी। मैं चाहता हूँ कि लोगों को वो बात मालूम जरूर हो, क्योंकि बहुत ही मशहूर गाना है और हर दिल अजीज गाना है वो। उसकी धुन दरअसल शम्मी कपूर साहब से मिली मुझे। शम्मी कपूर जी, हमारा तो अब पारिवारिक संबंध हो गया उनके साथ, कपूर परिवार के साथ। शम्मी जी और ने हमेशा मुझे बहुत ही आदर और प्यार और अपना स्नेह दिया। एक फिल्म हम लोग कर रहे थे जिसका नाम था ज़मीर, और शूटिंग के दौरान जब भी कभी मौका मिलता था शाम के वक्त, तो हम उनके साथ बैठते थे और वो एक धुन गुनगुनाते थे जो कि नीला आसमान की धुन है। वो दरअसल एक हिमाचल प्रदेश से पहाड़ी धुन है, उसको वो गाया करते थे।
और जब सिलसिला बन रही थी और इसकी म्यूज़िक सिटिंग हो रही थी तो यश जी से बातचीत चल रही थी और हरिप्रसाद चौरसिया